Now next we are going to study about the impact of imperialism. Okay, now what are the impact of imperialism? So imperialism has both positive as well as negative impact. ओके अब imperialism में दोनों पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इनटू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द imperialism. So it led to acquisition of colonies and colonial rivalries. Okay, अब यूरोपियन कंट्रीज इससे क्या हुआ, इंपेरियलिज्म से क्या हुआ, बेसिकली इनकी आपस में लड़ाई होने लगी, राइवलरीज होने लगी. ओके, क्यों राइवलरीज होने लगी? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, कि मैं इंडिया को मैं कैप्चर करूंगा, फ्रांस बोलता था मैं करूंगा, पोर्तुगल बोलता था मैं करूंगा, इंग्लिश बोलते थे मैं करूंगा, मीन्स ये आपस में ही लड़ने लगे. ओके, सो इट वाज अ रीजन फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर देखा जाए तो उसमें से इंपेरियलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था बिहाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, क्यों? क्योंकि सारी कंट्रीज क्या चाहती थी, कॉलोनीज कैप्चर करना चाहती थी. जो न्यूली फॉर एग्जांपल जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जब इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ तो उसको भी कॉलोनीज की रिक्वायरमेंट थी, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेर कैप्चर्ड बाय द फ्रांस और ब्रिटेन. सो इसलिए अब उसने भी डिमांड की कि मुझे भी कॉलोनी चाहिए, एंड कॉलोनी जब नहीं मिली तो वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर हुए. ओके, सो इट लेड टू द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. थर्ड, इट लेड टू impoverishment of the Asian and African country. impoverishment का क्या मतलब? सिंपली पुअर होना, किसी भी कंट्री को पुअर करना. फॉर एग्जाम्पल एशियन और अफ्रीकन कंट्री जो थी वो क्या पुअर होने लगी कॉलोनीज की. क्यों पुअर होने लगी? क्योंकि यहाँ से क्या कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट की डंपिंग कर रहे हैं. रॉ मटेरियल बहुत ही चीप रेट्स पर ले जा रहे हैं. ओके, एंड फिनिश प्रोडक्ट, मशीन मेड प्रोडक्ट की डंपिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी होम इंडस्ट्रीज भी क्या हो रही है, रूइंड हो रही है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. एंड उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी कंडीशन, दे वर टर्निंग टुवर्ड्स द पुअर, वो पुअर होने लगे. गॉट इट? देन पॉजिटिव. Okay, if we look into the positive side of the imperialism, then it led to introduction of facilities in health, education, transportation and communication. Okay, अब imperialism का पॉजिटिव साइड भी है. फॉर एग्जाम्पल अब ये जो भी मदर कंट्री जो जाती थी किसी भी कॉलोनीज में, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती थी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में उनका फोकस रहता था. ये सब क्यों डेवलप करते थे? वो अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए डेवलप करते थे, बट इनडायरेक्टली ये कॉलोनियल कंट्री के जो लोग रहते थे उनको भी बेनिफिट होता था. सो इट हैज पॉजिटिव. सेकेंड, न्यू रोड्स वेर बिल्ट, रेलवेज एंड टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द कॉलोनीज. अब अगेन न्यू रोड्स, पोस्टल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ये सब क्यों डेवलप किया जाता था? सो दैट रॉ मटेरियल, रोड्स एंड रेलवेज वेर बिल्ट सो दैट रॉ मटेरियल का इजी मूवमेंट हो. रॉ मटेरियल शुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया टू, बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में. इसलिए, बट ऑल्सो इट हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉलोनियल कंट्री, क्योंकि इससे क्या हुआ, उन लोगों को भी बेनिफिट हुआ. नाउ द पीपल ऑफ द कॉलोनियल कंट्री could be easily move from one particular area to another in very short time period. Third was modern education and Western learning in science and technology and fine arts were spread in the colonies. Okay, अब ये modern education colonies में introduce हुआ. मॉडर्न एजुकेशन, न्यू लर्निंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लर्निंग हुई. ओके, फाइन आर्ट्स में लर्निंग हुई. तो इससे क्या हुआ, बेसिकली जो कॉलोनियल पीपल थे उनकी थिंकिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच धीरे धीरे खत्म होने गया. दे वेयर टर्निंग टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ यू कैन से वो मूव करने लगे. गॉट इट? सो इट हैज ऑल्सो पॉजिटिव इम्पैक्ट. ओके, अगर कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली imperialism led to the development of infrastructure in colonies, although the main aim was exploitation of the colonies. Okay,
तो ये इंपेरियलिज्म से जो कॉलोनियल कंट्रीज थी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, बट मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली ये जो कॉलोनियल पावर थे और मदर कंट्री थी, इनका मेन एम क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. Now next we are going to study about the impact of imperialism on the South Asia. Okay, अब साउथ एशिया के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द साउथ एशिया वर टर्न इनटू द कॉलोनीज ऑफ यूरोप. ओके, साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज थी, साउथ एशिया मीन्स एशिया का सदर्न पार्ट, फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, Indonesia, Cambodia, Laos, some part of China, all these, okay, that are part of South Asia. Okay, so most of the countries of the South Asia were turned into the colonies of the Europe. Okay, अब यूरोपियन पावर, हॉलैंड, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, इंग्लैंड, इनने क्या कर लिया था? अपनी कॉलोनीज साउथ एशिया में बनाया था. ओके, देयर वाज राइवलरीज अमंग द यूरोपियन पावर टू एक्वायर कॉलोनीज इन द साउथ एशिया. साउथ एशिया में ये सारे आपस में ही लड़ते थे सो दैट दे कैन एक्वायर कॉलोनीज. ओके, then imperialism led to the rise of nationalism in the country. अब ये जो कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल साउथ एशियन कंट्रीज, इनको किसने कैप्चर कर लिया? यूरोपियन ने इनको क्या कर लिया था? पावर बना लिया था, इंपेरियलिस्टिक पावर बना लिया था. तो इससे क्या हुआ? इंपेरियलिस्टिक पावर बनाने के कारण क्या हुआ? राइज ऑफ नेशनलिज्म. ये जो कंट्री थी, कॉलोनियल कंट्री थी, उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हुई? राइज हुई. नेशनलिज्म का क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग लव एंड लॉयलिटी टुवर्ड्स इट्स कंट्री. ओके, स्ट्रॉन्ग लव एंड लॉयलिटी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स इट्स कंट्री. इनकी इंपेरियलिज्म की वजह से यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई बहुत सारी कंट्रीज में, स्पेशली वियतनाम एंड इंडिया में. ओके, then people of different classes united and fought against the colonial power. अब बहुत सारे you can say classes के लोग इकट्ठा हुए and they started fighting with the colonial power as it was evident in the India and Vietnam. Okay, then East India Company became the ruler from the trader in India. East India Company इंडिया में ऐसा ट्रेडर के लिए आई थी, मीन्स ट्रेड बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, बट स्लोली दे टर्न फ्रॉम ट्रेडर इनटू रूलर. ओके, हम पढ़ेंगे आगे कि वो ट्रेडर से रूलर कैसे बने. ओके, then western power established indirect imperialism in India. Okay, अब चाइना पर इन लोगों का डायरेक्ट इंपेरियलिज्म तो नहीं था जैसा कि इंडिया, वियतनाम और दूसरी कंट्रीज में. हाँ, चाइना भी एक इंपेरियलिस्टिक कंट्री थी, बट इतनी पावर जैसे इंडिया एंड यू कैन से वियतनाम को ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, उस तरह इनका चाइना में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था. Okay, Sri Lanka was first occupied by Portuguese and then Dutch and finally by the Britishers. श्रीलंका भी कॉलोनी बन गई, सबसे पहले पुर्तगीज आए, then Dutch and finally by the Britishers. Then England introduced rubber plantation on large scale. बहुत सारी colonial countries में इन्होंने क्या किया? टी एंड रबर प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया. टी एंड रबर प्लांटेशन क्यों किया? जस्ट बिकॉज फॉर देयर ओन इकोनॉमिक बेनिफिट. ओके, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इनको कमर्शियल बेनिफिट के लिए इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया. देन डच लॉस्ट टू मलाया टू ब्रिटिश इंक्लूडिंग सिंगापुर. डच अगेन ब्रिटिश से हार जाते हैं और मलेशिया पे एंड सिंगापुर में किसका कब्जा हो जाता है? ब्रिटिश का. ओके, देन बर्मा बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. बर्मा जो था ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो जाता है. अब यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा था. कंटेम्पररी पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बट यहां कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डज नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज का क्रिएशन नहीं हो रहा था. ओके, यहां से सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता था. सो दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ द इंपेरियलिज्म इन द साउथ एशिया. गॉट इट?